हो गया रिकॉर्डेड, क्लास रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि यानी कि मानसिक मंदिता की रोग संबंधी उपाय क्या है। यानी कि जो बालक मानसिक मंदिता की श्रेणी में आते हैं तो उनकी मानसिक मंदिता को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है जल्दी पहचानना तथा खोजना। इनकी सबसे पहला काम यही होता है, जो मानसिक मंदिता संबंधी जो बालक होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पहचान करना। यानी कि कौन ऐसा बालक है जो कि मानसिक मंदित बीमारी से ग्रसित है या ये उस बालक के अंदर कमी है। जब तक उसकी हम जल्दी से पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक उसका क्या होगा, उपचार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि उस बालक की सबसे पहले पहचान की जाए। जैसे कुछ उदाहरण है अपगर स्केल के द्वारा, यानी कि एक स्केल है अपगर स्केल, यानी कि एक अपगर स्केल है। इसके द्वारा जो नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी हम मंदिता की पहचान कर सकते हैं। यानी कि इस स्केल के द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी जो मंदिता है उस मंदिता की हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ यह जो बालक है मानसिक मंदिता की श्रेणी में आता है। और उसकी रोकथाम के उपाय भी हम कर सकते हैं। यानी कि जब हम पहचान कर लेंगे कि हाँ यह बालक जो है मानसिक मंदिता की श्रेणी में आता है तो उसका उपचार भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी है पहले उस बालक की पहचान करना, यानी कि पहचानना या खोजना। उसके बाद दूसरा है जननीकी निर्देशन। जननीकी निर्देशन दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है जननीकी निर्देशन में, तो यह भी मानसिक मंदिता को कम करने के लिए जो गर्भवती माताएं होती हैं तो उनकी जननांगी निर्देशन प्रदान करना होता है। अगर ये निर्देशन प्रदान नहीं होता तो क्या होता, उस बालक की हम मंदिता की पहचान नहीं कर पाते। तो ये जो जननांगिकी निर्देशन है इसके द्वारा उनकी हम पहचान कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा ये है कि कोई जर्मन खसरा तथा टिटनेस जैसी भयंकर बीमारियां, यानी कि भयंकर बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित लगवाने चाहिए। यानी कि जो टीके होते हैं जो भयंकर बीमारियां होती है जैसे खसरा है या टिटनेस जैसी कुछ ऐसी भयंकर बीमारियां होती हैं जिसके टीके भी लगवाना चाहिए। अगर टीके नहीं लगवाते हैं तो उसके वजह से भी बालक क्या होता है, मानसिक मंदिता हो सकता है। उसके बाद चौथा कि PKU और गैलेक्टोसीमिया के लिए भी आहार चिकित्सा तथा मानसिक मंदिता भी कम हो सकती है। जैसे है PKU के PKU और यानी कि ये है PKU और गैलेक्टोसीमिया के लिए आहार चिकित्सा द्वारा मानसिक मंदिता कम हो सकती है। यानी कि ये अगर आहार कम हो सकता है तो इसके वजह से भी क्या होता है, उसकी मानसिक मंदिता हो सकती है। फिर पांचवा पॉइंट है कि शीशे जहर की रोकथाम के लिए फर्नीचर तथा खिलौने पर प्रयोग होने वाले, यानी जो भी फर्नीचर हैं या खिलौने हैं उस पर जो भी शीशे संबंधी जो भी जहर है वो प्रयोग होता है, उसको रोकथाम करने के लिए एक कानून भी बनाना चाहिए ताकि उसको रोकथाम किया जा सके। फिर 6 है पॉइंट नंबर 6, इसमें क्या होता है कि उच्च रक्तचाप
वाली गर्भवती महिलाओं की देखभाल जो है उचित प्रदान की जाए, यानी कि उचित देखभाल करने की प्रदान की जाए जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं। फिर 7वां है कि बच्चे को पर्याप्त पोषण व संतुलित आहार भी प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी बालक है उन बच्चों को संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में पोषण भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध होता है, ये जो भी मानसिक मंदिता संबंधी ये बीमारी है इसको रोका जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। फिर है पॉइंट नंबर है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको शुरुआती महीनों में एक्सरे किरणों के से जो प्रभाव होता है उससे दूर रहना चाहिए। यानी होता है ना स्टार्टिंग में तो लोग एक्सरे करवाते हैं, तो इस एक्सरे की वजह से भी जो किरणें निकलती है वो भी बहुत घातक होती है, तो इससे भी बचना चाहिए। अगर इससे बचेंगे तभी क्या होगा, बालक जो मानसिक मंदिता संबंधी बीमारी है उसको हम रोक सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 9 है, इसमें क्या है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं शराब, तंबाकू, कोकीन व अन्य नशीली दवाइयों का प्रयोग भी वर्जित होना चाहिए। यानी कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको शराब, तंबाकू, कोकीन या और कोई अन्य जो नशीली पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, उस सेवन करने से रोकथाम करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो भी क्या होगा, जो बालक मानसिक मंदता संबंधी जो भी बीमारी है इससे वो क्या हो सकता है, बालक दूर हो सकता है। तो ये तो सारी है, यानी कि जो कि मानसिक मंदिता की रोकथाम करने के लिए ये उपाय है। इसके आगे कुछ और भी है। मानसिक मंदितों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, यानी कि जो भी मानसिक मंदिता की श्रेणी में बालक आते हैं तो कुछ ऐसे शैक्षिक प्रावधान है जिसके वजह से इसको रोका जा सकता है। तो क्या क्या है अब उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। मानसिक मंदितों के लिए शैक्षिक प्रावधान। अब इसको देखते हैं कि मानसिक जो मंदिता संबंधी जो बालक होते हैं उन पर शैक्षिक प्रावधान क्या क्या हो सकता है। मानसिक मंदित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे नियमित कक्ष, विशेष कक्षाएं, विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय तथा चिकित्सा सेवाओं वाले भी संस्थान आदि होने चाहिए। और जो भी शैक्षिक प्रावधानों के चुनाव के समय कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको दिमाग में रखनी चाहिए। जब हम शैक्षणिक प्रावधानों का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उन बातों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें है फर्स्ट कि शैक्षिक सुविधाएं और व्यवस्था बच्चे की आवश्यकता के आधार पर ही होनी चाहिए। यानी जो बालक की शैक्षिक जो सुविधाएं हैं और बालक की जो भी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं के आधार पर ही होनी चाहिए, उससे हटकर नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी बालक की आवश्यकता है उसी के आधार पर होने चाहिए। फिर दूसरा है कि बच्चे को उपयुक्त व उचित वातावरण प्रदान भी करना चाहिए। यानी कि जो भी बालक है उस बालक को उचित वातावरण भी प्रदान करना चाहिए। फिर तीसरा इसमें पॉइंट है। हाँ। हम्म।
हाँ हाँ, तो उन्हीं के श्रेणी के अनुसार न कर सकते हैं, यानी कि बालक किस टाइप का है, अगर जिस टाइप का है तो उसी के श्रेणी के अनुसार सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी सबका अलग अलग है ना, जिस श्रेणी में बालक है उनको अलग करना पड़ेगा, सारी सबको अलग अलग करना पड़ेगा, बिना अलग किए उनका हल नहीं निकल सकता है। इसी में होता है किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का बहुत कम होता है, तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि स्थानापन्न सुविधा लोचशील भी होनी चाहिए, ताकि बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में स्थिति के अनुसार ही स्वयं को ढाल सके। यानी कि ऐसी वहाँ की परिस्थिति होनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार बच्चे अपने आप को ढाल ले। ऐसा कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने आप को ढाल ना पाए। अक्सर कभी कभी देखते हैं स्कूलों में कुछ मानसिक मंदित बालक जो होते हैं, कितनाओं अगर उन्हें समझाया जाता है तो लेकिन समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी क्या किया जाता है, उन्हें डांट फटकार दिया जाता है, यानी कि तुमको कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ऐसा मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ठीक है। तो उनके अनुसार ही ढलना चाहिए, यानी कि जैसा उनकी ज़रूरत है या जैसी आवश्यकताएं हैं। और इसके अनुसार कुछ मुख्यतः मानसिक मंदित बच्चों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो मानसिक मंदित श्रेणी के अंतर्गत जो भी बालक आते हैं उनको यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट शिक्षित किए जाने वाले बालक, दूसरा है प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक, शिक्षित किए जाने वाले बालक यहाँ पर वाले लिख लीजिएगा। और तीसरा है प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक। तो जो भी है मानसिक मंदिता की श्रेणी में जो भी बालक आते हैं, तो यहाँ पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। किस आधार पर? शैक्षिक प्रावधान संबंधी, यानी उसके शिक्षा में सुधार करने के लिए ये 3 प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहले को हम देखेंगे, यानी कि शिक्षित किए जाने वाले बालक। जो शिक्षित किए जाने वाले बालक हैं उनके साथ क्या करना चाहिए या कैसे उनका सुधार किया जाना चाहिए, इसको हम देखेंगे। तो जो भी बालक हैं शिक्षित किए जाने की श्रेणी में जो भी बालक आते हैं, तो उन बालकों की जो आईक्यू होती है कितना होती है, 50 से लेकर 70 के बीच की होती है, या इसे हम 75 भी कर सकते हैं। यानी कि 50 से लेकर 75 के बीच होती है। किन बालकों की? जो बालक शिक्षित किए जाने वाले बालक होते हैं, तो उनका जो आईक्यू होता है वो आईक्यू क्या होता है, 50 से 75 के बीच की होती है। और इन बच्चों की देखभाल, शिक्षा व प्रशिक्षण की भी जिम्मेदारी केवल अध्यापक की ही नहीं होती है, बल्कि माता पिता तथा समाज की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इनकी शिक्षा देखभाल का ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि जो अध्यापक है सिर्फ अध्यापक ही इनकी शिक्षा को ध्यान में देखे या इनकी देखभाल करे, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए शिक्षक को भी जरूरी है, माता पिता हैं या समाज, इन सब की जिम्मेदारी बनती है इन बच्चों को
ध्यान दिया जाए। ऐसे बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं, यानी कि इन सारे बच्चों को विशेष सुविधाओं द्वारा आसानी से शिक्षित भी किया जा सकता है, जैसे विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, प्रशिक्षित अध्यापक व आवासीय विद्यालय। इन सारी चीज़ों का व्यवस्था कर कर इनको शिक्षित किया जा सकता है, एकदम आसानी से किया जा सकता है। और इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में माता पिता का सहयोग ही ज़्यादा होता है, यानी कि जो माता पिता होते हैं तो इनका मतलब इनकी शिक्षा में सहयोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर माता पिता के मतलब क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यानी कि माता पिता के उत्तरदायित्व, इनकी माता पिता के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं, जिसमें पहला देखेंगे कि अनुभवी माता पिता, यानी कि जो अनुभवी माता पिता होते हैं तथा परिवार के अन्य बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों के विकास संबंधी काफ़ी ज्ञान होता है। क्योंकि बालक जब घर पर रहता है तो जो भी घर में माता पिता हैं या परिवार है या घर में जो भी अन्य बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग पुरुष हैं, तो उन बालकों के विकास संबंधी ज्ञान ज़्यादातर इन लोगों के पास ही होता है। यदि एक बच्चे का विकास मंद गति से और उसके व्यवहार में कुछ असमानताएं दिखाई देती हैं तो उसे किसी विशेष या उसे किसी विशेषज्ञ या बाल मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। यानी कि जो भी बालक मानसिक मंदिता की श्रेणी के अंतर्गत आता है, हाँ अगर पेरेंट्स या गार्जियन को भी लगे हाँ ये मानसिक मंदिता के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा कार्य कर रहा है, तो उसको किसी विशेषज्ञ को या किसी बाल मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। इसके बाद इसमें दूसरा है कि माता पिता को अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। यानी कि जो भी माता पिता है उनको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बच्चे को मानसिक मंदिता की रोकथाम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, या कोई एक ऐसी जरूरी कदम उठाया जाए जिससे मानसिक मंदिता की श्रेणी में जो बालक आ रहा है उसके समस्या को हल किया जाए। यानी जो भी उसके प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समाप्त किया जाए या खत्म किया जाए। धैर्य खोना नहीं चाहिए, क्योंकि माता पिता को अपने बच्चे को पर्याप्त देखभाल व प्रशिक्षण भी प्रदान करना चाहिए तथा डॉक्टर से भी इसकी सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है कि आवासीय प्रशिक्षण, यानी कि जो आवासीय प्रशिक्षण ऐसे बच्चों के लिए कुछ लाभदायक भी हो सकते हैं। माता पिता बच्चों को दैनिक क्रिया संबंधी कौशल, सामाजिक कौशल, भाषा कौशल और उनके द्वारा शुरुआती कुछ वर्षों में बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वह दैनिक क्रिया संबंधी कौशल हो या सामाजिक कौशल हो या भाषा कौशल हो। यह बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके बारे में। तो ये तो था माता पिता के उत्तरदायित्व। इसके अलावा और है पूर्व विद्यालयी शिक्षा। पूर्व विद्यालयी शिक्षा यानी कि इनकी पूर्व विद्यालयी शिक्षा कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि विद्यालयी शिक्षा जो माध्यम है यह मंद बुद्धि बच्चों के लिए निम्न स्तर से शुरू करनी चाहिए। यानी कि जो विद्यालयी शिक्षा है तो जो भी
मंदबुद्धि बालक है, इनकी शुरुआत सबसे निम्न स्तर से करनी चाहिए और उन्हें कौशल प्रशिक्षण 1 वर्ष की बजाय 2 वर्ष या 3 वर्ष भी करना चाहिए। यानी कि जो भी उनके अंदर कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के बजाय उन्हें 2 वर्ष या 3 वर्ष कर देना चाहिए। और पाठन को क्या क्या हमें सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि जो उनके लिए पाठ्य सामग्री है, उस पाठ्य सामग्री को क्या क्या हमें शामिल करना चाहिए, इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट है स्थिर बैठना तथा अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें कक्षा में स्थिर बैठना चाहिए और जो भी अध्यापक बात कर रहे हैं जिस टॉपिक को लेकर उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षक निर्देश दे रहे हैं तो उनके निर्देशों का भी क्या करना चाहिए, बालक को पालन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि भाषा का विकास। फिर चौथा पॉइंट है कि आत्म क्रियात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। यानी कि जो बालक है उस बालक के अंदर आत्म क्रियात्मक का कौशल होना चाहिए। जैसे क्या क्या है, जूते बांधना, बटन बंद करना और कपड़े पहनना, ये सारी क्रियाएं भी उन्हें जाननी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं आत्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आती है। तो उन्हें जूते बांधना सिखाना चाहिए, बटन बंद करना सिखाना चाहिए या कपड़े पहनना, ये सारी चीजें सिखाना चाहिए। फिर चौथा है शारीरिक संतुलन बढ़ाना भी चाहिए। इनकी शारीरिक जो संतुलन है उसको भी बढ़ाना चाहिए। जैसे है कि पेंसिल पकड़ना या पेन पकड़ना, ये सारी चीजें कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीजों को भी बच्चे को सिखानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा आवासीय आधारित या प्रशिक्षण होनी चाहिए, जिसमें इंद्रिय ज्ञान कौशल, संप्रेषण कौशल, सामाजिक कौशल आदि की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। चाहे वो इंद्रिय ज्ञान संबंधी कौशल हो या संप्रेषण संबंधी कौशल हो या सामाजिक संबंधी कौशल हो, इन सारी चीजों पर क्या करना चाहिए, जोर दिया जाना चाहिए। तो ये तो था पूर्व विद्यालयी शिक्षा। इसके बाद आता है सामान्य विद्यालयों में शिक्षा। क्योंकि जो सामान्य विद्यालय है उसमें शिक्षा का क्या प्रावधान होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सामान्य विद्यालयों में शिक्षा इसमें पहला पॉइंट है सामान्य विद्यालयों में शिक्षा कि शिक्षित किए जाने वाले बालक, यानी कि जो भी बालक हैं जो शिक्षित किए जाने वाले बच्चे हैं तो उनको सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है। यानी कि जो भी सामान्य बालक है तो उनको भी क्या करना चाहिए, सामान्य विद्यालयों में भी शिक्षित किया जा सकता है। और शैक्षणिक कार्यक्रमों में शिक्षित मानसिक मंदित बच्चों की भी शिक्षा के विकास के उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि जो मानसिक मंदता की श्रेणी में जो बालक आते हैं तो उन बालकों की उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। बैठो तब तक, बस आ रहे होंगे। तो जिसमें क्या क्या उन्हें ध्यान देना चाहिए,
जिसमें पहला ए शैक्षिक कौशल, फिर बी है सामाजिक सक्षमता, सी है व्यक्तिगत समायोजन, यानी कि जो भी सामान्य विद्यालयों में जो भी शिक्षा दी जाती है, तो जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, तो जो भी शिक्षित मानसिक मंदित जो बालक होते हैं, तो उन बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? उनके लिए शैक्षणिक कौशल होने चाहिए, सामाजिक सक्षमता होनी चाहिए और व्यक्तिगत समायोजन होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मंदिता की प्रकृति के अनुसार उनको नियमित कक्ष व्यवस्था में अंशकालिक निर्देशन प्रदान करके ही शिक्षित किया जा सकता है। यानी कि जो बालक है, यानी कि जो बालक मानसिक मंदिता की श्रेणी में जो आते हैं, तो उनको नियमित कक्ष व्यवस्था में अंशकालीन निर्देशन प्रदान करके ही शिक्षित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगर उन सिद्धांतों का अगर हम पालन नहीं करते हैं, तभी क्या होगा, इन्हें हम शिक्षा ग्रहण नहीं करा पाएंगे। तो उसमें कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें ए है, ए में क्या सिद्धांत है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उतने ही जो कक्षा होती है छोटी होनी चाहिए। यानी कि जितने ही छोटे बच्चे हैं उतने ही उनके लिए कक्षा भी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। फिर भी है विशिष्ट शिक्षा हमेशा नियमित प्राथमिक विद्यालयों के साथ संगठित करनी चाहिए। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा है, तो उस विशिष्ट शिक्षा के लिए हमेशा नियमित और प्राथमिक विद्यालयों के साथ संगठित करनी चाहिए। फिर सी इसमें है कि जो भी विशिष्ट शिक्षा है तो वह विशिष्ट अध्यापकों द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि विशिष्ट कक्षा में प्रवेश से पहले इनका उचित निदान भी करना चाहिए। यानी कि जो भी विशिष्ट शिक्षा दी जा रही बच्चों को, कक्षा में प्रवेश करने से पहले उनका उचित निदान भी करना चाहिए। यानी कि जो भी उनकी समस्याएं, उन समस्याओं को खत्म करना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट है कि विशिष्ट निर्देशन के अनुसार ही सुव्यवस्थित तथा क्रमागत होनी चाहिए। जो भी उसमें व्यवस्था है सुव्यवस्थित होनी चाहिए और एक क्रम से होनी चाहिए सारी व्यवस्थाएं। अब इसके बाद आता है अगला पॉइंट है, ये है पूर्व विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था थी ना। अब इसके बाद आता है अध्यापक की भूमिका। यानी कि शिक्षित जो किए जाने वाले बालक हैं, उन बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापक की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो भी मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे आवश्यक कार्य है उनकी पहचान करना या उनका निदान करना। और ऐसे बच्चों के लिए
विशिष्ट विद्यालयों तथा प्रशिक्षित अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विशिष्ट विद्यालय होने चाहिए, विशिष्ट विद्यालय होने के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापक भी होने चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी शिक्षकों में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होनी चाहिए ताकि वे मंदित बच्चों को सहज व उपयोगी शिक्षा दे सके और एक नियमित अध्यापक ऐसे बच्चे को नियमित कक्ष व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या क्या शिक्षक की भूमिका होती है उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट है यानी कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षक को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं और दशाओं का व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए। यानी जो भी अध्यापक हैं तो उन अध्यापक को बालकों के स्वास्थ्य समस्याओं और दशाओं का व्यक्तिगत रूप से ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होने के साथ साथ उनको हल करने का प्रयास भी करना चाहिए। यानी कि जो भी समस्याएं हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कोई भी या व्यक्तिगत संबंधी समस्याएं कोई भी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को अध्यापक को हल करने का भी प्रयास करना चाहिए। फिर इसमें दूसरी पॉइंट है कि अध्यापक को मानसिक मंदित बालकों की व्यवहारगत विशेषताओं का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि जो उनकी व्यवहारगत विशेषताएं होती है उनका भी ज्ञान अध्यापक को होने चाहिए ताकि वह ऐसे बच्चों की पहचान कर सके तथा उनको उचित शिक्षा भी प्रदान कर सके। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है कि अध्यापक को ऐसे बच्चों को सकारात्मक व आशावादी दृष्टिकोण भी अपनानी चाहिए। यानी कि जो भी बालक है उन बालक को हमेशा उनके प्रति सकारात्मक रवैया होने चाहिए और आशावादी दृष्टिकोण भी हमेशा उनके तरफ होने चाहिए। फिर चौथा है अध्यापक द्वारा ऐसे बच्चे पर लेबल लगाना तथा ताने कैसे जैसी क्रियाओं को परिहार करना भी चाहिए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके वजह से उन पर एक लेबल लगाना तथा ताने कसने जैसी क्रियाओं का प्रतिहार होता है। हमेशा उनसे हम अब शब्द बोलते हैं ये ऐसे है चाहे वैसे है, तो इन सारी क्रियाओं को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और उनके साथ भी सामान्य बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम एक सामान्य बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं ठीक वैसा ही व्यवहार उन बालकों के साथ भी करने चाहिए। अगला पॉइंट है 5वां कि मंद बुद्धि तथा पिछड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी जो भी मंद बुद्धि के बालक हैं या जो भी पिछड़े हुए बालक हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरल विधियों, मूर्त वस्तुओं और सामूहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भी हम पढ़ाने की विधि यूज कर रहे हैं तो वह विधि सरल होनी चाहिए, मूर्त वस्तुएं होनी चाहिए जो उनको सामने दिखाई दे रही है और सामूहिक क्रियाओं का ही प्रयोग करना चाहिए तथा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सभी प्रकार की दृश्य सामग्री का उपयोग भी करना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षण कक्ष को रोचक बनाना है तो उसके लिए दृश्य श्रव्य जो भी सामग्री है उन सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि एक नियमित अध्यापक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संगीत,
नृत्य, खेल विधि, कहानी विधि, इंद्रिय उपागम, रंगीन तस्वीरों आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कि अध्यापक द्वारा बालक को प्रदान की जाने वाली शिक्षा का संबंध उनके द्वारा वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए। यानी कि जो भी बालक को शिक्षा दी जा रही है तो उनके वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित करना चाहिए। यानी कि जो भी शिक्षा आपको दी जा रही है इससे आपके जीवन में क्या फायदा है, इन सारी चीजों के बारे में बतानी चाहिए। तो ये तो पॉइंट था शिक्षित किए जाने वाले बालकों की शिक्षा। इसके बाद दूसरा है प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान। तो इसको थोड़ा हम कल देखेंगे, ठीक है ना। आज बस इतना ही, पौन घंटा है, 2 पॉइंट है इसमें। उसके बाद कल फिर आप लोगों को बताएंगे 2 पॉइंट खत्म करने के बाद बौद्धिक प्रतिभाशाली। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? टाइम तो आज कितने दिनों से हम आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं कि डेली का टाइम आप लोगों का वही है, 8:15 AM। कभी कभार वही हम बताएं कि आप लोगों को 5-10 मिनट देर हो सकता है, लेकिन समय वही है। ऐसा नहीं किसी दिन हम देर कर दे रहे हैं तो आप भी हमेशा उसी टाइम से आइए। हाँ, तो आप लोगों का टाइम वही 8:15। अब किसी वजह से आप लोगों को तो बताए हैं, थोड़ा हमारा दुकान भी है, अब इसकी वजह से थोड़ा 5-10 मिनट लेट हो जाता है। कोई कस्टमर आ जाता, कस्टमर को तो हटाएंगे नहीं। मेन रीजन यही है 5-10 मिनट होने का। उसी में कस्टमर आ गया तो थोड़ा फोटो कॉपी करने लगे, फिर टिकट भी चेक करने लगे हैं, तब इसके वजह से थोड़ा देर हो गया। इससे थोड़ा तबीयत भी हमारा डिस्टर्ब चल रहा है। अब कई रीजन था, तो इसी में आप लोग कॉल भी कर दिए हैं कि सर जी क्लास लेंगे कि नहीं, तो मजबूरन हमको क्लास लेना पड़ा है। हाँ, इसलिए कि आप लोग एक्टिव है। जब आप लोग एक्टिव हैं तो मजबूरी है कि क्लास लेना जरूरी है। अगर वही आप लोग एक्टिव नहीं हुए होते तो हमको तो लगता कि आज क्लास बंद ही चला होता है। हाँ, तो जब तक आप लोग एक्टिव रहेंगे तो हमेशा क्लास चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? क्या? हाँ हाँ, कल बताएंगे। हाँ हाँ, 2 पॉइंट है, कल 2 पॉइंट बताने के बाद ही आप लोगों को बौद्धिक प्रतिभाशाली के बारे में बताएंगे। हाँ हाँ, और प्रशिक्षणों किए जाना, हाँ, उन दोनों को कल हम बताएंगे। थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए कि एक और बच्चा आ गया कंप्यूटर को क्लास करने का, तो थोड़ा उसको भी ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। हाँ, एक और टीचर वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। अब कंप्यूटर में फिलहाल तो वही अभी जनरल चल रहा है, सामान्य जो भी चीज़ें कंप्यूटर संबंधित, या ट्रिपल सी है, ये चलता है। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, चलिए तो ठीक है, अब रख रहे हैं। या किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं या पूछ सकते हैं। हाँ, किस क्या एग्जाम? आप लोगों को ये कौन सी बीमारी पकड़ लिया है? अरे एग्जाम हो या ना हो, आप लोग एक्टिव रहिए पढ़ने के लिए। जब पढ़े रहेंगे, तैयारी होगा तो एग्जाम मिलेगा तो फायदा ही है। अगर नहीं, अगर एग्जाम होता है तब भी फायदा है। तब ये, हाँ बोलिए। अरे ठीक, देखिए न्यूज अभी अभी कोई कंफर्म नहीं है।
अगर मान लीजिए प्रमोट हो गया तब तो आपको बोनस ही मिल गया, बिना मेहनत किए हुए फल। हाँ, अगर मान लीजिए पढ़ाई बंद कर दी, बाद में हुआ कि यूनिवर्सिटी कह दी नहीं एग्जाम होगा, तब तो वहाँ पे गए ना। तो फिर क्यों उसके बारे में चर्चा कर रहे हो? नहीं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं हम, जो सामने है उसको देखते हैं। हाँ हाँ, वही सोच रही थी। तो हमेशा आप लोग पॉजिटिव सोच रखिए, निगेटिव तो 1% मत सोचिए। ठीक है ना? हाँ हाँ। तो चलिए फर्स्ट फर्स्ट, हाँ। हम्म, नहीं। हाँ हाँ, सारी चीजें। उसके अलावा एक आप लोगों का आ गया है, पेट। पेट आ गया है, प्रीलिमियर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको अगर, हाँ अनिवार्य है, किसके लिए? यूपी एससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो होता है ना, इसका अगर कोई वैकेंसी जैसे लेखपाल है, तहसीलदार है, कानून गो है, ऐसे मतलब कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो आएगी, तो जो पेट क्वालिफाई रहेगा वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो मतलब ये, हाँ। हाँ, नहीं, इसके लिए यूपीएससी के थ्रू जितने भी वैकेंसी आएंगी, जो क्वालिफाई करेंगे वही इसको फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा, बाकी किसी दूसरे का नहीं होगा। हाँ, तो ये मतलब है जो भी है, सरकार को इससे बहुत एक बेनिफिट है, क्योंकि 85 और 185 रुपये, 95 185 रुपये मिलेगा। जब बीएड वाले 10 से 15 लाख अप्लाई कर रहे हैं टेट का फॉर्म, तो बताइए हाई स्कूल से लेकर कितने लोग पास हैं? क्योंकि मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10 है, मैक्सिमम जितना आप क्वालिफिकेशन वो डाल। तो इसको भी भरना जरूरी है, पास करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है दिन पर दिन। तो जब डेली बाई डेली अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा। फिर एग्जाम के पर्पज से पढ़ेंगे, फिर एग्जाम आएगा, बैठेंगे 1 महीने के बाद फिर फेल हो जाएंगे, फिर हमारा सारा चेहरा मार्क्स में हो जाएगा। हाँ, वो भी जरूरी है, आप लोग हमेशा तैयारी रखिए। इस तैयारी को रखने के लिए हम लाइव क्लास शुरू किए हैं। हाँ, क्योंकि इससे हमको कोई फायदा है नहीं, लेकिन एक फायदा है, बट आप लोग सब, हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, तो ये पहले में अगर ये व्यवस्था रहेगा तो आप लोगों को जब क्लास में लाइव क्लास चलेगा उसमें भी शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, तो व्यवस्था सारी चीज़ें वहाँ पर भी ये व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाएगी उन लोग का। आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा, उन लोगों का वो भी चल जाएगा। कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों के। हाँ हाँ, फोर्थ पेपर पढ़ाएंगे, सारा विषय आप लोगों को पढ़ाया जाए, कोई विषय नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है ना? मैथ है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, जो विषय पढ़ना चाहेंगे सारी विषय पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि बच्चे भी आ गए हैं पढ़ने के लिए।